मुक़द्दस महीना मगर मुक़द्दस तो रहा लेकिन थोड़ा बहुत खूनी भी रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ तज़मीन जावेद और ये है खबर से तज़िये तक। माह रमज़ानुल मुबारक मुस्लिम दुनिया के अंदर बहुत से हवालों से अच्छी खबरें लेके नहीं आए। बेशक ये रमज़ान का महीना है, रहमत का महीना, खुदा की रहमत है इंसानों के लिए, लेकिन शायद इंसान के अमाल और इंसान के करतूत ऐसे हैं इस वक्त दुनिया में कि खुदा की रहमत भी शायद अब हमसे छिन जाएगी। और इस माह में आप बहुत से लोगों से अगर पूछें जो लोग मीडिया से बिलोंग करते हैं, मुख्तलिफ हवालों से, वो कहेंगे एक थोड़ा सा स्ट्रेस रहा है। नॉट बिकॉज ऑफ गॉड, ऑब्वियसली अल्लाह की तरफ से कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन इंसानों का जो तर्ज अमल है वो बहुत ही परेशान कुन है। आज आखिरी रोज़ है रमज़ान का। इस पूरे माह जो एक सनसनी रही और अभी तक जारी है, आयतुल्लाह ख़ामनई की शहादत के बाद जो ईरान में बर्बरियत की गई, जो इसराइल और अमेरिका की तरफ से जो यूनिलैटरल और अनप्रोवोक्ड बिला इश्तियाल जो वहाँ पे कार्रवाई शुरू की गई, अब तक 1500 शहादतें ईरान के अंदर हैं। पूरा मिडल ईस्ट इस वक्त जो है जंग की लपेट में है और ये वाकई जंग ही है। और क्योंकि जब अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के इंस्टॉलेशंस पे हमले किए जाते हैं, उनकी सीनियर लीडरशिप को टारगेट किया जाता है, जैसे मैंने परसों अली लारिजानी के हवाले से आपके सामने प्रोग्राम रखा था। उस वक्त तक उनकी शहादत की कंफर्मेशन नहीं हुई थी, लेकिन हमारा गेस वर्क यही था कि शहादत उनकी हो चुकी है। लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी से बखूबी आगाह थे कि हम उस वक्त तक कोई आपके सामने क़यास आराई नहीं करेंगे जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आएगी। बहरहाल अली लारिजानी की शहादत बहुत बड़ा सदमा है ईरान की नेशन के लिए। उसके बाद अगले ही रोज़ उनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर को शहीद कर दिया गया और जनाजे जो हुए उस रोज़ ये सारे वाक़यात हुए ईरान के अंदर। फिर ईरान ने रिटेलिएशन की या नहीं की उसका मुझे नहीं पता, लेकिन फिर इसराइल ने उनकी एक गैस फील्ड पार्स पर हमला किया, जो कि कहा जाता है बहुत बड़ी एक गैस की फील्ड है जो कि कतर के साथ भी मिलती है। अब सिचुएशन ये है कि ईरान ने कहा है कि हम अमरीकी मफादात पर हमले करते रहेंगे, अमेरिकन इंस्टॉलेशंस पे, अमेरिकन इंटरेस्ट पे। और उस इंटरेस्ट की डेफिनेशन वो मजीद उसको एलैबोरेट करते जा रहे हैं। यानी ये कि जो उनके मुआशी हब समझे जाते हैं या जो बैंकिंग सेक्टर समझे जाते हैं, अगर वो अमेरिका के तसल्लुत में या अमेरिकन कोई नाम है। अब इससे कन्फ्यूजन फैल रही है। क्या ईरान का ये जो मुसलसल दावा है कि वो अमेरिकन बेसिस पे अड्डों पे हमले कर रहे हैं और कोई खलीजी ममालिक इसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये भी हो रहा है कि खलीजी ममालिक में दूसरी जो हैं शहादतें भी हो रही हैं। वहाँ पे आम से लोग अगर ज़्यादा नहीं, मतलब मिसाल के तौर पे कोई ड्रोन अगर ईरान की तरफ से आता है तो मिसाइल अगर वहाँ कोई इंटरसेप्टर है तो वो अगर उसको इंटरसेप्ट करता है तो उससे जो डेब्री यानी ये जो उसका जो बाकियात गिरते हैं तो किसी आम आदमी पे गिरते हैं, तो उसका फॉल आउट एक आम आदमी सह रहा है। फिर उसका इकोनॉमिक मुआशी एक मसाइल है। मगर उसके बावजूद अपना हॉर्मोस जो है वो बंद है। और अभी मैं ये पढ़ ही रहा था प्रोग्राम शुरू करने से पहले अभी खबर आई है कि शायद बरतानिया, फ्रांस और यूरोपीय ममालिक शायद रजामंदी दिखा दें कुछ अप्रोप्रिएट, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने के लिए कि जिसके जरिए से अपना हॉर्मोस जो है वो खोली जा सकती है। अगर खोली जा सकती है तो उसकी तस्वीर क्या होगी, उसकी सिचुएशन क्या होगी। तेहरान के अंदर की सिचुएशन जो है वो अजीब मामलात हैं। उसके अंदर लोग खड़े हुए हैं, लोग डिफाइंस दिखा रहे हैं, जैसे मैंने हमेशा कहा कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो कम नहीं हो रही है। मगर अब कंसर्न्स भी उठ रहे हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से। और मतलब पहले अब भी कंसर्न्स उठाए जा रहे थे, आवाज़ें उठाई जा रही थी, मगर अब ये लगता ये है कि शायद अमेरिका इसराइल, कहने दीजिए, शायद कामयाब हो जाए मुसलमानों को लड़वाने में। अगर ये होगा तो ये एस्केलेशन कहाँ जाकर होगी, ये भी एक सवाल करेंगे। लेकिन इस वक्त ईरान की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जो हम खबरें सुनते हैं बिल्कुल वो फैक्चुअल है कि जब ईरान पे हमले होते हैं, फिर ईरान तल अवीव पर और अमेरिकन बेसिस पे वो हमले करते हैं, तो क्या वहाँ का मीडिया तो तल अवीव का बहुत स्टेट कंट्रोल है। मतलब उन्होंने यहाँ अभी तक जितना भी मैंने पिछले 20-22 दिनों के अंदर ये देखा है कि उन्होंने हाईएस्ट क्लेम ये किया कि 200 ज़ख्मी हुए हैं इसराइल के अंदर। अभी हालिया ईरानियन मिसाइल्स ने जो जाके किया है, 200 ज़ख्मी का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी शायद ये हो सकती है कि कैजुअलिटी ज़्यादा हो। लेकिन जो ऑफिशियल फिगर है इसराइल से वो 20-25 का है। हो सकता है मीडिया सेंसरशिप हो सकता है नहीं हो, लेकिन दूसरे लोग ये कहते हैं कि नहीं, ईरान की ऑब्जेक्टिव जो जीत हो रही है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस के जरिए से हो रही है। और इंपॉर्टेंटली जो रिजीम चेंज जो नहीं हुआ ईरान के अंदर वो अभी भी कायम दायम है, डिस्पाइट द फैक्ट उनकी लीडरशिप जो है वो एलिमिनेट की जा रही है। इस हवाले से क्या सिचुएशन है, क्या थ्योरी है, आगे कैसे बढ़ा जाएगा, हमने राशिद नकवी साहब को ज़हमत दी है। ये बहुत ही सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं, एंड सेकेंडली उन्होंने बहुत क्लोजली काम किया है ईरान की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। बहुत शुक्रिया आपका राशिद नकवी साहब। राशिद साहब, जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ मुतज़ाद इत्तलात हैं। इत्तलात ये है कि मतलब इत्तलात नहीं, खदशात हैं। खदशात ये हैं कि जंग जो है वो अब मज़ीद बढ़ती जाएगी। हमें पहले ये लगता था जंग ख़त्म होगी, लेकिन अब लग नहीं रहा, और ख़ासतौर पर ईरान के स्टांस से
اور ابھی آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی صاحب کا بھی پرسوں جو ایک بیان آیا تھا انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک دشمن اپنے گھٹنوں پہ نہیں آئے گا یہ جنگ جاری رہے گی. دشمن کے گھٹنے پہ آنے کی توجہ کیا ہے کہ وہ مطلب اس چیز کا اظہار کر لے کہ ہم سے رجیم چینج نہیں ہوا؟ کیونکہ امریکہ اسرائیل تو بظاہر لگتا یہ ہے کہ وہ ہر طرح کی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت ایران ایک لحاظ سے پوری دنیا سے نبرد آزما ہے اور دو ایٹمی طاقت ہونے کا دعویٰ کرنے والے اور یقیناً ہے بھی ان کے پاس، اسرائیل کے پاس بھی اور امریکہ، دونوں اس وقت ایران کے مقابلے میں ہیں اور انہوں نے اپنی پوری کوششیں جتنا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ زور لگایا جا سکتا ہے، جتنی جنگی مشینری کو استعمال کیا جا سکتا ہے وہ استعمال کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن اس کے مقابلے میں جنگوں کی نوعیت اور جنگوں کے فیصلے کے بارے میں ان اہداف کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے کہ جن اہداف کے تحت انہوں نے یہ جنگ شروع کی تھی امریکہ اور اسرائیل نے، ان اہداف کو انہوں نے کس حد تک اچیو کر دیا ہے. اگر تو رجیم چینج ہو گئی ہے، اگر تو عوام جو ہے وہ حکومت کی مخالف ہو چکی ہے، اور اگر ایران کی طرف سے جوابی کارروائی نہیں ہو رہی، ایران کا پورا جو سسٹم ہے وہ فلاپ ہو چکا ہے اور ایران کی جو ملٹری پاور ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے، پھر تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو کوئی کامیابی ملی ہے. لیکن نہیں، آپ دیکھیں کہ ہر روز پہلے سے بہتر ایران جواب دے رہا ہے اور اس نے اس جنگ کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ مینج کیا ہوا ہے اور ایسے سموتھلی ایک پلاننگ کے تحت، ایک اسٹریٹجی کے تحت اور اپنے اس خاص ڈاکٹرائن کے مطابق آگے چل رہا ہے کہ اب چیزیں تو ادھر سے آ رہی ہیں. اب یہاں کی قوم نے یعنی جو دیکھیں نا، رشیا کے ایکسپرٹس نے کہا تھا کہ امریکیوں نے جو پلان کیا ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر وہ اپنے مرضی کے اہداف حاصل کر لیں. بعد میں کچھ انٹرنیشنل جو تھنک ٹینکس تھے انہوں نے لیک کیا تھا کہ امریکن جو پالیسی ساز تھے یا جو جنگ کی جو پلاننگ کرنے والے تھے انہوں نے 48 گھنٹے کا ڈیوریشن طے کیا تھا کہ 48 گھنٹے کے دوران ہم اچیو کر لیں گے. آج 20 دن ہو گئے ہیں. اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا. نہیں، یہ بات بالکل آپ کی بجا ہے راشد صاحب. یہ تو نظر بھی آ رہا ہے اس وقت عوام پاکستان کے احساسات، جذبات ایرانی قوم کے ساتھ ہیں. مطلب میں جس سے بھی ملتا ہوں وہ یہی بات کرتا ہے. لیکن ایک اور پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ایران کی یہ دعوے ہیں کہ امریکی مفادات پہ حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن خلیجی ممالک اس پر اعتماد نہیں کر رہے. وہ تو دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ہی کچھ آئل انسٹالیشنز پہ حملے کی، جیسے الفجیرہ کا واقعہ ہے. پھر سعودی عرب کے حوالے سے بھی حالیہ دنوں میں خبریں آئی ہیں. تو یہ جو اعتماد کا فقدان جو پہلے بھی اتنا اچھا نہیں تھا وہ مزید زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. یعنی اب تو میں شاید ایک وزیر خارجہ جو ہے خلیجی ملک ان کا یہ بیان ہے کہ اب پہلی جیسی سچویشن نہیں ہو سکتی، اعتماد بالکل اب ختم ہو چکا ہے. تو جہاں اگر کچھ کامیابیاں بھی ایران نے حاصل کی ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو اتحاد جو ایک شیلو واٹرز پہ کبھی کھڑا ہوا تھا اب تو مزید ڈوب گیا ہے؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب ان ممالک کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اسرائیلی جو پلاننگ ہے، جو گریٹر اسرائیل ہے، اس کے اندر یہ سب شامل ہیں، جب انہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ کل وہ ان کے غلام بننے والے ہیں اور کل ان کی یہ ساری عیاشیاں جو ہے وہ نیتن یاہو کے اس پہ ہوں گی کہ وہ کس کو کتنی اجازت دیتا ہے. اور یہ سارے عرب ممالک، اور یہ گریٹر اسرائیل والی بات میں یا آپ نہیں کر رہے، خود نیتن یاہو نے بڑے بڑے پلیٹ فارم پہ کیا ہے، ممالک کے نام لیے ہیں، ایریاز کے نام لیے ہیں کہ فلاں فلاں ممالک ہمارے اس گریٹر اسرائیل کا حصہ بنیں گے. میں تو اس جنگ کو اس تناظر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان سب عرب ممالک کو تو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ جو گریٹر اسرائیل کے مقابلے میں اس وقت بہت بڑی مضبوط دیوار بن کے کھڑا ہوا ہے. اب تو امریکہ سے پاکستان کے میزائلوں پہ بھی اعتراض ہونا شروع ہو رہے ہیں کہ پاکستان کا میزائل بڑا خطرناک ہے. تو یہ پوری جنگ کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ نہ دیکھیں کہ فلاں جگہ پہ حملہ ہو گیا اور فلاں. بھئی آپ جب آپ آگ برسائیں گے، آپ اپنی سپیس دیں گے، آپ لاجسٹک ہیلپ کریں گے، آپ اپنی زمین دیں گے، آپ اپنے اڈے دیں گے، تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے لیکن رہے؟ اس میں راشد صاحب، اس میں آپ نے یہ بہت گہرا نقطہ اٹھایا ہے کہ ان خلیجی ممالک کو ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا. کیسے؟ مطلب دفاعی مدد کرتے یا امریکی اڈوں کو ختم کر دیتے؟ کیا کرتے؟ کچھ سچویشن تو بتائیے. آپ اس میں ایران کی فارن منسٹری بالخصوص اور فارن منسٹر کے جتنے جنگ سے ایک ہفتے پہلے کے بیانات دیکھ لیں، ملاقاتیں دیکھ لیں، جتنے دورہ جات ہیں وہ دیکھ لیں، ان سب میں انہوں نے بارہا ان ممالک سے کہا کہ اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہ دیں. اور بڑی خوشی ہوئی کہ جب بعض ممالک نے اس کا اعتراف بھی کیا اور بیان بھی دیے کہ ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے. لیکن عملاً کیا ہوا کہ تمام جو اہم اسٹریٹجک مفادات یا اہم اسٹریٹجک حملے کیے گئے ایران کے اندر وہ انہی ممالک سے، یا ان کی لاجسٹک سپیس ہے یا ان کی
लॉजिस्टिक हेल्प है या स्पेस का इस्तेमाल है या इनके बर्री और बहरी और जो एयरफोर्स के अड्डे वो इस्तेमाल हुए, तो आप देखिए ना जहां से लेकिन राशिद साहब ये जो हमला आपने होता है, बात रखी है, जंगों के अंदर कोई जवाब नहीं। राशिद साहब ये जो आपने बात रखी है कि उनके अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं, अच्छा ये हो सकता है ईरान का बयानिया हो, लेकिन अब तक क्योंकि हमारा एक सहाफ़ती काम भी होता है, हमने जितनी तहकीकात की हैं कोई एस्टैब्लिश नॉर्म इसमें साबित नहीं हो रहा है एस्टैब्लिश कि ईरान किसी भी खलीजी ममालिक ये देखें की कोई फ़िज़ाई। देखें ये आप और मैं सहाफी बैठ के कलम किताब से ये चीजें साबित नहीं कर सकती। सैटेलाइट का दौर है, कौन सा तैयारा कहाँ से उड़ता है, कितने बजे उड़ता है, ये सारे पूरे सिस्टम के अंदर आ जाता है। सैटेलाइट सिस्टम के अंदर कौन सा मिसाइल कितने बजे कहाँ से उठा, कौन सा लॉन्चर इस्तेमाल हुआ, ये सारी चीजें तो मसूद, ओपन। लेकिन राशिद साहब ने मसूद पज़ेश्कियान साहब ने एक मौके पे माफ़ी क्यों मांगी थी, ये भी तो फिर एक सवाल पैदा होता है ना फिर। ये नहीं, वो उन्होंने अरब अवाम से कहा कि हम आप लोगों के तो मुखालिफ नहीं है, हम तो आपके दुश्मन नहीं है, हम तो हमसाया मुल्क हैं, हम तो भाई हैं, हमारी तरफ से अगर इस तरह की बात हो भी गई है तो हम उसके लिए भी माजरत खाएं। लेकिन आप देखें ना, आप अपनी तरफ गौर करें कि आप मंबा बने हुए हैं, आप वो जगह बने हुए हैं जहां से हमारे शुहदा, हमारी शख्सियात कत्ल हो रही हैं, हमारी फौजी तनसीबात तबाह हो रही है, हमारा सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, तो वो फिर क्या करें। यानी मैं ये आपसे एक सवाल करता हूँ ना कि अगर यही सिचुएशन किसी और मुल्क के साथ होती, या मैं एक साफी से पूछ रहा था यहाँ ईरानी, तो उसने तो मुझे बड़ा तंजिया जवाब दिया। उसने कहा कि आप काबुल पे पाकिस्तानी हमला करें तो वो सही है, क्योंकि टीटीपी नहीं, इसमें तो देखिए राशिद साहब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ईरान इस वक्त घिरा हुआ है। इसमें तो मतलब बिसीज है, शायद तनहा भी आप कह सकते हैं उनको। और जिस तरह से जितने नामसाइद हालात में, अब हो सकता है लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा दें पार्टिसनशिप का, लेकिन जो फैक्चुअल बात है मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, मैंने हमेशा रखी भी है, वो लग ये रहा है कि इस वक्त ईरान जो है अपनी जितनी उसकी स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छा, बहुत हद तक उन्होंने जवाब भी दिया। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था, आपके सामने सवाल भी रखा कि अवाम पाकिस्तान के जज्बात हैं ईरानी क़यादत के साथ, लेकिन मसला ये है कि ये मसला हल की तरफ कैसे जाएगा। और आपकी जो क़यादत है ईरान के अंदर जो है, अली लारिजानी की परसों शहादत हो गई, फिर अगले ही रोज़ उनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर शहीद हो गए। आयतुल्लाह ख़ामनेई के बाद अली लारिजानी की शहादत बहुत बड़ी खबर समझी जा रही है। ये सिलसिला नहीं रुकने वाला लगता है। कोई तदारुक है आपकी नज़र में इन चीज़ों का? देखिए, जंग में तो ये होता है भाई, जंग का ये इसे कहते हैं नतीजा ही होता है। और अलबत्ता जंगों के कुछ असूल थे, वो तो अमेरिका और इसराइल ने पामाल कर दिए हैं। अब ज़ाहिर उन असूलों की और कवायद और उन कन्वेंशंस की मैं बात ही नहीं करता कि जो आलमी इदारों ने मंजूर किए हुए थे, पास किए हुए थे। लेकिन जंगों में होता है, ईरान इसके लिए तैयार था और ईरान खुद आज तो ये कुर्बानियां नहीं दे रहा। आप यकीनन ईरान की हिस्ट्री से भी आगाह हैं, 47 साल की एक लंबी तारीख है। आपने इनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक ही दफ्तर में उड़ाया, आपने इनकी पार्लियामेंट को, अमेरिकन, ये सारे अमेरिकी इकदाम थे ना, इसके पीछे अमेरिका ही था। पूरी पार्लियामेंट उड़ गई, उसके बाद मिलिट्री ऑफिसर्स की एक लाइन लगा दी इन्होंने पिछले जून के अंदर, एटमी साइंसदानों को इन्होंने रास्ते से हटा दिया। इन्होंने क्या नहीं किया। यानी अब ये किस अंदाज से ये शिकवा या ये बात किया जाए कि ईरान इसके लिए, ईरान इसके लिए तैयार था, शहादतों के लिए तैयार था, और उसने अपना सिस्टम भी इन्हीं बुनियादों पे उस्तवार किया हुआ है कि वो एक लंबी जंग के लिए तैयार है। मैंने पहले भी एक किसी इंटरव्यू में अर्ज किया है कि ईरान की जो स्ट्रेटजी है वो दो निकाती स्ट्रेटजी है। उस डॉक्ट्राइन के अंदर इनके पास हमलों का जवाब देने के लिए और अपने दिफा के लिए मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और अपने सिस्टम को मजबूत करने के लिए इनके पास अवाम की कुव्वत और ताकत है। लेकिन इसमें ईरान का एक मुतालबा ये है कि हमें जो है हमारी हरजाई, मतलब हम भरपाई की जाए जो हमें मुआशी नुकसानात हुए हैं। आपको लगता है कि अमेरिका ये करेगा ऐसा? देखिए, ये जब जंग खत्म होती है, जब टेबल पे बातें आती हैं, तो फिर उस पे नेगोशिएशन होती है, उस पे फिर लेन देन होता है, मुज़ाकरात इसी पे होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ईरानी अवाम के मिजाज को बता दूं, यानी मैं इसको कोई ऑफिशियली वो बात नहीं कह रहा, ये जो अवाम का मिजाज है और उनके जो लीडरशिप है, उनकी तरफ से भी जो बातें आ रही हैं, वो कहते हैं अब हम जंगबंदी नहीं करेंगे, अब हम अमन चाहते हैं, और हम अमन पूरे खित्ते के लिए चाहते हैं। और अगर ये खित्ता पूरे, जिसे कहते हैं ना, पूरे के पूरा या तो सबके लिए पुरअमन होगा, यानी ईरान के लिए पुरअमन होगा, तो फिर पुरअमन होगा। अच्छा, लेकिन इसमें आशिफ साहब, मैं आपकी बात कथा कलामी, आप इस वक्त तेहरान में गालिबन, आप मुझे जो इंटरव्यू दे रहे हैं लाइव है, ये फिर एक सिचुएशन जो मैं सामने देख रहा हूँ, मुझे तो नॉर्मलसी नजर आ रही है। ये देखिए, ईरान का सिस्टम, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, बहुत स्मूथली अभी तक चल रहा है, इतने शदीद हमलों के बावजूद। बिलखसूस तेहरान तो मरकज है उसका, लेकिन आप अवाम के अंदर कोई इस तरह की अफरा तफरी नहीं देखेंगे। खुद इंतजामी इदारों के अंदर आप कोई ऐसी मुश्किल, कोई ऐसी
ایسا بحران نہیں دیکھیں گے. انہوں نے واقعاً کمال کر دیا ہے. یعنی ان کی عوام نے تو میں سمجھتا ہے معجزہ کر دیا ہے, اور ان کی ایڈمنسٹریشن نے بھی ابھی تک جس انداز سے پورے نظام کو چلا رہے ہیں, بجلی ہے, پانی ہے, گیس ہے, دکانیں کھلی ہیں, روڈ آباد ہیں, لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اوپر سے حملے بھی ہو رہے ہیں, اس سے بھی انکار نہیں ہے. آپ نے تو کئی لائیو, اب تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, قدس ریلی کا لائیو چل رہا تھا, اوپر سے حملہ ہوا. اور بھی کئی جگہوں پہ ایسے ہیں کہ تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, راشد صاحب نعرے لگاتے یہ ہیں, اوپر کن سے حملے بلڈنگز کو ہوتے ہیں. ٹارگٹ کر رہے ہیں زیادہ تر, کن بلڈنگز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں دیکھیں یہ؟ اس وقت تو تہران کے عنوان سے تو میں بڑے واضح طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کے جتنے تمام جو صحت عامہ کے, میڈیکل کے ہاسپٹلز ہیں, ان کو خصوصی طور پہ نشانہ بنایا گیا. ریڈ کراس کی بلڈنگ, حلال احمد کی جو بلڈنگز ہیں, جہاں کہیں سے بھی کوئی عوام کو کوئی مدد مل سکتی ہے, ان کو انہوں نے بری طرح ڈیمیج کیا ہے. بچوں کے اسکولوں تک بھی انہوں نے جو ہے وہ معاف نہیں کیا. بچوں کے اسکول, اور جہاں کہیں پہ بھی ان کو کوئی بھی ٹارگٹ ملتا ہے وہ اس وقت معاف نہیں کر رہے, اس سے دریغ نہیں کر رہے. سول آبادیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. درست ہے, اس کے ساتھ فوجی تنصیبات بھی نشانے پہ ہیں, اور حتیٰ پولیس کے چھوٹی چھوٹی چوکیوں کو بھی جو ہے وہ نظر انداز وہ نہیں کر رہے. لیکن جو اوورآل اس وقت جو خود ایران کی سوسائٹی کے اندر جو اس کا ایک جسے کہتے ہیں تاثر ابھر رہا ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے سول آبادیوں کو بری طرح ڈیمیج کر کے عوام کے مورال کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن عوام اس کے برعکس جو ہے وہ اپنا رد عمل شو کر رہی ہے. اس کا مورال ہر حملے کے بعد جو ہے جیسے بوسٹ اپ ہو رہا ہے. ایکسلنٹ, یہ تو عوام کے جذبات ہیں. لیکن مجھے آج یہ بتائیے گا کہ کل یہ جو ایران کی پارس پہ جو ایک گیس فیلڈ ہے جہاں پہ ایک حملہ ہوا ہے, جو اسرائیل نے کیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے تڑیاں بھی لگائی ہیں اسرائیل کو, بھائی وہاں نہیں کرو. لیکن پھر اس کے بعد جو یہ کہا یہ جاتا ہے یہ حصہ قطر کے ساتھ بھی ملتا ہے. پھر اب ایران نے کچھ ریٹیلیشنز کی ہیں, کچھ متضاد اطلاعات ہیں, وہ بھی وہاں پہ گیس فیلڈ میں. مطلب راشد صاحب آپ خود بھی ایک مطلب چیزوں کو سمجھتے ہیں بہت باریک بینوں سے. ایران یہ کہتا ہے کہ ہمارا مقصد خلیجی ممالک پہ حملے نہیں ہے, لیکن اس کا اثر آ رہا ہے, اس کا اثر یہی آ رہا ہے کہ اگر وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں تو ایران اس کے مد میں اگر ایک ڈرون چلاتا ہے, یا فرض کرے وہ ٹارگٹ کو بھی ہٹ نہیں کرتا, اگر انٹرسیپٹر جو ہے انٹرسیپٹ ڈیفنس اکوپمنٹس اس کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں, اس کا جو ملبہ گرتا ہے ایک عام آدمی پہ گرتا ہے, تو کہیں نہ کہیں اس جنگ کے اندر شاید ایران اپنے ہی دشمنوں کے جھانسے میں آ رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے؟ دیکھیں یہ ایک اس کا پہلو ہے. دوسرا پہلو, آپ کی طرف, آپ ان عرب ممالک کی طرف سے کتنی بار ٹرمپ پہ پریشر انہوں نے بڑھایا ہو کہ وہ حملے روک دے, کہ وہ ان کے خطے کو استعمال نہ کرے, ان کی سرزمین کو. یعنی کوئی بیان ملا ہے آپ کو؟ نہیں, بیان ہو سکتا ہے, عرب ممالک بیک ڈور ڈپلومیسی ہو سر, ہو سکتا ہے کوئی اس کا طریقہ تو کار. بیک ڈور تو یہاں سے بھی ممکن ہے ایسے ہی کوئی عمل ہو رہا ہو کہ جو ان خلیجی ممالک کے جو اب سربراہان ہیں ان سے کہا جا رہا ہو. پھر یہ کہ ایران کا جو طریقہ کار آپ دیکھتے ہیں, آپ زیادہ مجھ سے آگاہ ہیں ان چیزوں کو, ان چیزوں سے سمجھتے ہیں کہ ایران نے آج تک کوئی ایسا حملہ نہیں کیا جب تک اس کی وارننگ نہ دی ہو. وہ پہلے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں علاقوں سے, فلاں ایئر بیس سے, فلاں نیول بیس سے ہم پہ حملہ ہوا ہے, ہم اس کا جواب دے رہے ہیں, ارد گرد کے کوئی آبادی نہیں ہونی چاہیے, وہاں پہ کوئی جو لوگ ہیں وہ اپنے اس جگہ کو خالی کرتے ہیں. جو انہوں نے ان امریکنز کے ہوٹلوں پہ کہ جہاں پہ یہ میرینز ٹھہرے ہوئے ہیں اور جہاں پہ سینٹ کام کے جو ہے وہ فوجی ٹھہرے ہوئے ہیں, ان پہ حملہ کرنے سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ ان ہوٹلوں میں ان کو جگہ نہ دو, اگر جگہ دو گے تو ہم اس کو اٹیک کریں گے. اسی طرح یہ جو اس وقت گیس آج فیلڈ کی جو بات تھی, اس پہ بھی ایران نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر اس پہ کریں گے تو امریکہ کا جس کمپنی کے ساتھ معمولی بھی شراکت داری ہوگی, پارٹنرشپ ہوگی, تو ہم اس کو اس لیے حملہ کریں گے کہ چونکہ اس میں امریکہ اس کا پارٹنر ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں. یہ تو پھر جنگ میں ہوتا ہے, اگر آپ ان کی آئل فیلڈ کو اور گیس فیلڈ کو ماریں گے تو یہ آپ کو گلدستے تو نہیں پیش کریں گے صحیح کہ ہے. آئیں جناب یہ. اچھا راشد صاحب مجھے یہ بتائیے گا, پاکستان کے کردار کو اس ایک آفیشیل ایکنالجمنٹ آئی ہے پرسوں, وہ یہ تھی, میں نے اس پہ سوال بھی کیا تھا پرسوں جب ہم پروگرام کر رہے تھے لاریجانی کی شہادت پہ, وہ یہی کہ جو فارن منسٹر ہیں عراق کے عباس عراقچی صاحب, انہوں نے کہا شکریہ پاکستان, اور عوام کا بھی شکریہ کیا اور حکومت کا بھی شکریہ کیا ہے. یہ جو شکریہ ہے کہیں نہ کہیں شاید ہم یہ گیس ورک ہی کر رہے ہیں, ایک طرح سے ایران کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ پاکستان سفارت کاری کے ذریعے سے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہو سکتا ہے بہت سے, اب یہ بھی قیاس آ رہی ہے, چیزیں شاید ایران کی دنیا کے سامنے رکھی ہوں کہ بھائی یہ ان کے مفادات ہیں, آپ لوگ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اس سے خطے کے اندر آگ پھیل سکتی ہے. تو یہ شکریہ کا مقصد صرف غالباً اخلاقی بنیادوں پہ تو نہیں ہوگا نا, کچھ پاکستان تو کر رہا ہوگا ایران کے لیے. یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ باقی ممالک بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں, پاکستان بھی یقیناً اس پہ کوشش کر رہا ہے, اور
पाकिस्तान को भी उतने ही खतरात दरपेश हैं जितने इस वक्त इस्लामी जमहूरिया ईरान को हैं। देखें, इसराइल इंडिया का गठजोड़ आप फरामोश न करें, उसको नजरअंदाज न करें। अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई ऐसी प्रो इसराइली तब्दीली आ जाती है तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया और इसराइल मिलके, इसराइल तो बड़ा पुराना दुश्मन है पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का, और वैसे भी वो तो मुसलमानों का दुश्मन है, मैं तो उसको इंसानियत का दुश्मन करार देता हूँ। तो पाकिस्तान की भी जंग मैं समझता हूँ कि ईरान लड़ रहा है, पाकिस्तान को इसका एहसास है, और मैं समझता हूँ कि बैकडोर कहें या जिस अंदाज से भी कहें, पाकिस्तान भी अपनी कोशिश कर रहा है। और वैसे भी मैं ये भी एक नुक्ता है कि बहरहाल ईरान शुक्रिया अदा कर रहा है ताकि रिकॉर्ड में रहे कि किसी हद तक तो पाकिस्तान ने साथ दिया। अब देखें आगे जाके पाकिस्तान के लिए क्या आगे जाके क्या होता है। लेकिन ये बताइएगा राशिद साहब, बिल्कुल 2-3 मिनट रहते हैं, ये जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह मुस्तफा खामनई, इनके वजह से कुछ मगरब ज़दा या मगरब के कुछ न्यूज़ आउटलेट्स ने यह दावा किया है कि वो रूस में है इस वक्त, और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ये दावा किया था कि वो ज़ख्मी है और वो इनको इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, ये झूठ है, सच है? इस तरह के दावे और इस तरह के झूठ तो शहीद आयतुल्लाह सईद अली खामनई के बारे में भी बोले गए थे और बड़े तवातुर से बोले गए थे, और उनकी तो बड़ी अंडरग्राउंड रिहाइशें और पता नहीं बंकर्स और फलां के जो है, ये तो एक प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, इसकी कोई भी तस्दीक नहीं कर सकता। ये सारे ना रशिया में है ना किसी और में, वो अपने रूटीन में अपने सिक्योरिटी मैयस के तहत वो जिंदगी गुजार रहे हैं और अपना पूरा निज़ाम चला रहे हैं। आप सिस्टम को देखिए, मैंने पहले भी इशारा किया है कि जब क़यादत और अवाम और सिस्टम जो है ना साथ चल रहा हो तो उसका मतलब है कि हर कोई अपनी अपनी जगह पे सही रोल प्ले कर रहा है। मैं समझता हूँ कि रहबर भी इस वक्त अपनी जगह पे ठीक है। उनका रोल। राशिद साहब बिल्कुल 1 मिनट, आखिरी सवाल आपसे, बिल्कुल बहुत माजरत आपसे, एक वक्त की कमी है। क्या ईरान को ये एहसास है, आखिरी सवाल, कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के माबैन एक दिफाई मुआहिदा भी है? ये आप तो ये मुआहिदा मशकूक हो गया है कि ये मुआहिदा ईरान के खिलाफ था या किसी इसराइल के खिलाफ था, क्योंकि हम लोग तो बड़े खुश हुए थे कि इसराइल के मुकाबले में या पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुकाबले में एक अच्छा जो है वो कोई चीज़ बनेगी। लेकिन इंशाल्लाह अब भी हमें तो उम्मीदें हैं कि ये मुआहिदा भी इंशाल्लाह इस्लाम मुस्लिमीन की हिमायत में इसका अमली जो है ना रुख इख्तियार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका राशिद नकवी साहब, आपने हमें वक्त दिया। तेहरान से इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट थे, बहुत से हवालों से ईरान के अंदर जो भी हुकूमती मामला होते हैं उसको बहुत बारीक बीनी से देखते हैं। इन्होंने एक हवाला दिया है कि इसराइल और हिंदुस्तान जो है वो एक हैं। अच्छा, ये बात तो सबको पता है, ये बात और बिल्कुल उन्होंने बर वक्त ये बात की है। वो ये इसलिए क्योंकि एक इंटरव्यू जो है, जो इसराइल के एम्बेसडर हैं इंडिया के अंदर, रेवन अज़हर, उन्होंने अरनाब गौस्वामी को एक इंटरव्यू दिया है, इसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है। उसमें उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान के हवाले से और ये और वो, पाकिस्तान के हवाले से सवाल किया, और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन एक जुमला कसा कि अब हम ये नहीं देख सकते कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, एटमी हथियार हैं, वो किसी और रोक स्टेट के लिए हो, जिस पर आज फॉरेन ऑफिस ने जवाब दिया है कि जिस तरह की कैरेक्टराइजेशन पाकिस्तान की गई है इसराइल के एम्बेसडर की तरफ से, उसकी मजम्मत की है। तो बिल्कुल ये तो अब खुली हुई बात है कि इसराइल और हिंदुस्तान, और 9 मई का जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मार्का हुआ था, उसमें जो ड्रोन्स जो चलाए गए थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो इसराइली साख्ता थे। तो ये जंग बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाफ भी है, जो कि इसराइल ईरान पर इस वक्त नाफिज की गई, और उसके ग्रेटर इसराइली एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल अब्बास अराक्ची साहब ने, जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही एक ज़मीर जगाने वाली बात की थी और की है, और अभी भी मौजूद है। अगर कोई समझना चाहे, मैं उनकी कोई तर्जुमानी नहीं कर रहा, जो फैक्ट जो बात है जो कि एक आम आदमी भी करता है और पाकिस्तान में बहुत से लोग भी करते हैं। उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ कीजिए एक ख़बर फैलती है कि अमेरिकन ऑफिशियल्स की ज़िंदगियों को ख़तरा है और कोई रियासत उनको आके कत्ल करने चाहती है, मतलब हाईएस्ट ऑफिशियल्स में। ये आप याद रखिए कि पहली जंग अजीम जो हुई थी नाज़रीन, वो ऑस्ट्रेलिया के एक रहनुमा के कत्ल पे हुई थी, और अब तो ईरान के अंदर उनके मिनिस्टर्स को, उनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स को शहीद किया जा रहा है। तो उस पर उन्होंने कहा कि अगर फ़र्ज़ करिए खबर फैल जाए और अमेरिकन जो हैं वो कि उनकी हाईएस्ट ऑफिशियल्स को ख़तरा है किसी मुल्क से, तो उन्होंने कहा है कि UNSC यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, एक अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा, तलब किया जाएगा, मज़म्मतें आएंगी, हर कोई ये बात करेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ईरान के साथ ये कब से हो रहा है कि हम तो मुज़ाकरात कर रहे थे, हमारी पीठ पे छुरा घोंपा गया और हमारी क़यादत को जो है वो मारा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ये इट्स अ कोलैप्स ऑफ मोरालिटी, उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा ये कोई हिपोक्रेसी नहीं है, ये कोलैप्स ऑफ मोरालिटी है, यानी अखलाकियत का ज़वाल हो चुका है। और नज़र भी कुछ ना कुछ यही आ रहा है कि शायद कानून अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो ताकतवर मुल्कों के लिए ज़्यादा फ़ाल है, लेकिन एक कमज़ोर मुल्क के लिए फ़ाल नहीं है। इस नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं।